हाय एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे चल रही है प्रिपरेशन? ठीक है। बढ़िया खराब कैसे स्कोर आ रहे हैं? आई होप एक एक बार आपने सेल्फ रिवीजन कर ली होगी, है ना? जितना भी अभी तक आपने सिलेबस किया है, राइट? चाहे 50% है, 40% है, राइट? एटलीस्ट few things or at least 70-80% of the syllabus that you have covered should be on your fingertips, है ना? अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नंबर सिस्टम का वो फॉर्मूला याद करने में हल्का सा टाइम लग रहा है, राइट? तो अभी वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? और अगर अभी भी वो चीज है तो पहले उसको सही करो, राइट? क्योंकि आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि मेन फोकस आपका किस किस एरिया में होना चाहिए और लास्ट के दिनों में क्या चीजें हेल्प करती है और क्या चीजें हेल्प नहीं करती। बिकॉज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अननेसेसरली इतना लोड ले रखा है प्रिपरेशन का कि सर ये भी नहीं हो रहा, वो भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है ना? तो वो भी देखेंगे, प्लस जो रिस्पॉन्स आपने फॉर्म में डाला हुआ है, राइट? आई विल गो थ्रू दैट एज वेल। तो वहां पर अगर मुझे कहीं भी कुछ प्रॉब्लम लगी, है ना, कि कोई बच्चे का प्लान अगर सही नहीं है या जो भी है, तो वहां पे उस पे भी आई विल कमेंट। ठीक। ठीक है, सही लग रहा है ना? कुछ गलती नहीं लग रही वहां तो, राइट? अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला सेक्शन वही वीआरसी पकड़ेंगे, राइट? अब देखो, पहली बात तो ये एकदम क्लियर कर लो दिमाग में, राइट, कि जो आपके मॉक स्कोर्स है ना, दैट में फ्लक्चुएट इवन मोर इन द अपकमिंग डेज। बिकॉज आप ये सोच के मत चलना कि आईएमएस का मॉक होगा, सीएल का मॉक होगा या टाइम का मॉक होगा तो उसमें आगे आने वाले टाइम में वो लोगों को पता है कि कैट आने वाला है तो वो कैट जैसे मॉक आपको देंगे। वो एकदम नए मॉक भी दे सकते हैं। आई रिमेम्बर टाइम के कुछ मॉक लास्ट में बहुत डिफिकल्ट होते हैं वीआरसी में। सेम विद आईएमएस, आईएमएस की लास्ट में वीआरसी डिफिकल्ट आ जाती है। सीएल भी अपने अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता है। बट मॉक का पर्पस क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। मॉक का मेन पर्पस यही होता है कि यार बच्चे को मैं एक सरप्राइजिंग फैक्टर दूं एंड देन द स्टूडेंट विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ टेस्ट आउट कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स को देख के वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज कई बच्चे ना जिनको सब कुछ आता है, राइट, वो काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट जब भी आपके सामने कोई सरप्राइज आता है, लेट्स से इंस्टेड ऑफ गिविंग 5 सेट्स इन द डीएलआर, इफ आई रिड्यूस दैट नंबर टू जस्ट 3 सेट्स, आपकी स्ट्रेटेजी सारी खराब हो जाएगी, राइट? क्वांट्स में अगर मैं सारे क्वेश्चंस मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल के डाल दूं, इजी क्वेश्चंस बहुत ही कम डालूं, तो आपकी सारी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी। एंड बिलीव मी, दीज एप्टीट्यूड एग्जाम्स जो भी आप देने वाले हो, स्नैप, एनमेट, कैट, जेट, राइट, ऑब्वियसली जो आपने पढ़ा है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। बट जिस बच्चे ने एक काम माइंडसेट से ये एग्जाम्स दे लिए ना, काम माइंडसेट का भी मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में हमेशा ठंडा फील होना चाहिए या कुछ ऐसा नहीं। काम माइंडसेट का सिंपल सा मतलब ये है कि यार मुझे पता है कि मुझे ये चीजें आती है, मैंने एग्जाम में वो चीजें सोल्व कर दी, और जो मुझे नहीं आता वो मैं श्योर श्योर छोड़ के आ गया या उसको मैंने गलत कर दिया, है ना? बिकॉज नेगेटिव आंसर, इनएक्यूरेसीज, नेगेटिव, ये आपके चलते जाएंगे, है ना? और क्या बोलते हो आप उसको, सिली मिस्टेक्स, राइट? जो आता हुआ है वो छूट गया, सर वो तो मुझे आता था, सर आफ्टर द मॉक आई एम एबल टू सोल्व 7 more questions, सर आफ्टर द मॉक आई एम एबल टू सोल्व 10 more questions। दीज थिंग्स विल बी कंटिन्यू टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, और ये एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे होना ही वाला है, राइट? और ये सबके साथ होता है ना? इवन एवरी टॉपर, इवन आफ्टर स्कोरिंग 99.9, यू विल फील कि यार 2 क्वेश्चन में कुछ और कर सकता था, राइट? व्हेन आई स्कोर 99.98, आई फेल्ट कि अगर मैं एक क्वेश्चन और कर लेता तो मेरा 99.99 आ जाता, और अगर मैं 4 क्वेश्चन और कर लेता जो मैं कर सकता था, है ना, तो मेरा 100 परसेंटाइल आ जाता। तो ये चीजें आपकी चलती रहेगी। तो इसको कभी भी बेंचमार्क या इसके अकॉर्डिंग ये मत सोचना कि यार एग्जाम में मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं। इफ यू आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स, if you are having a lot of inaccuracies, that means that is just your way of solving the exam। वो आपकी एग्जाम में भी होने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि वीआरसी में बहुत गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके, तो शायद अटेम्प्ट बढ़ाने का ट्राई कर लो या शायद उसको एक्यूरेसी में कन्वर्ट कर लो। बट नेवर एवर गो विद दिस अनरियलिस्टिक एजम्पशन और एक्सपेक्टेशन कि यार एग्जाम में कुछ मैं ऐसा करूंगा और वैसा हो जाएगा। बिकॉज मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना कि इन द एग्जाम हॉल, right, in the mocks I have been following XYZ strategy, but in the actual exam I will implement ABC strategy।
उनको एबीसी स्ट्रेटेजी पे विश्वास क्यों है? क्योंकि कभी भी उस स्ट्रेटेजी को आपने देखा ही नहीं होता और आपको लगता है शायद मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूं, मेरा कुछ नया फैक्टर आ जाए। और बहुत बच्चे पता है क्या सोचते हैं कि मॉक में तो स्कोर आ ही नहीं रहा, एग्जाम भी डिफिकल्ट है, एग्जाम में भी स्कोर नहीं आ रहा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा अप्रोच या एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी लाके एग्जाम में इंप्लीमेंट कर देता हूं ताकि मेरा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर आए। स्कोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, 101% स्कोर जो आने वाला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आएगा, बट वो बिलो एक्सपेक्टेशन आएगा। अगर आप 80 परसेंटेज वाले बच्चे हो ना, आप 50 परसेंटेज पे लैंड कर जाओगे। एंड बिलीव मी, हर बच्चे को एक अपनी परसेंटाइल का रियलिस्टिकली आइडिया होता है कि मैं इतना स्कोर कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट 30 डेज में मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को 99 लेके ही आना है ना। वो ऑब्वियसली अगर आपको लग रहा है कि आप लेके आ सकते हो, देन यू शुड डेफिनेटली वर्क फॉर दैट, बट मेक स्मॉल टारगेट्स, राइट। अगर हम नेक्स्ट 30 डेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यार मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं ये पार्ट कर लूंगा, मैं ये वाला पार्ट नहीं कर पाऊंगा। बट इफ यू आर प्लानिंग टू डू दीज थिंग्स, मेक श्योर कि इसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक वैरायटी, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका किया होना चाहिए। बिकॉज सिंपल फंडा वही है ना। आप कोई भी टॉपिक का नाम लो क्वांट्स में, उससे क्वेश्चन कितना आएगा? सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि हर सेक्शन का पर्पस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको टैकल कैसे करना है। अगर अभी तक आप क्लूलेस हो, तब भी आई वुड अगेन से कि रिविजिट योर सिलेबस, रिविजिट योर मॉक्स, स्टार्ट अपियरिंग फॉर थिंग्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। बहुत बच्चे ऐसे हैं ना जो घबराते रहते हैं कि सर शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और सबसे बड़ा इसका रीजन यही है क्योंकि वो चीज आपने ट्राई नहीं की। सर क्या मैं सेट थ्योरी करूं या नहीं करूं? मैं सिंपल सा रिस्पॉन्ड बच्चों को देता हूं कि आप एक रात में 7-8 घंटे बैठ जाओ, पूरी सेट थ्योरी रट जाओ, सेट थ्योरी हो गई। आपको इतना सोचना क्यों है कि आपको सेट थ्योरी करना है या नहीं करना? सर नंबर सिस्टम में ना बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है, क्या मैं उसको करूं या नहीं करूं? आप एक रात बैठो, 7-8 घंटे बैठो। देखो मैंने बहुत सारा कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। मैं क्या करता हूं, मैं 8 PM को बैठता हूं और रात के 2:30 बजे तक बैठता हूं। और एकदम शांति में बैठोगे ना, आपको लगेगा कि दिन बहुत ज्यादा लंबा है। एंड इररिस्पेक्टिव कि आपने कितना सिलेबस किया है और आपका कितना पेंडिंग है, अगर आप डेली आज से 6 घंटे कंटिन्यूअसली निकाल सकते हो, इफ यू आर नॉट वर्किंग, और वीकेंड पे तो डेफिनेटली आपको सबको 6 से 12 घंटे निकालने ही निकालने, मिनिमम 10 घंटे निकालने हैं वीकेंड पे, उतना निकाल लोगे ना तो आप आधी जनता से ऑलरेडी आगे होने वाले हो। 101%। क्योंकि यार दिन के 6-6 घंटे आप निकालोगे, वो भी कॉन्टिन्यूसली। अगर कॉन्टिन्यूसली कोई बच्चा 6 घंटे या 3-3 घंटे के गैप पीरियड में अगर आप बैठते हो ना, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट योर सेलफोन, विदाउट एनी सोशल मीडिया, तो आप वैसे ही बहुत आगे जाने वाले हो। क्योंकि ये 6-6 घंटों में ना आप बहुत ज्यादा चीजें कवर कर सकते हो। आप लोगों को लगता रहता है कि मेरा ये पेंडिंग है, मेरा ये पेंडिंग है, मेरा वो पेंडिंग है, बट रियली आपका बहुत ज्यादा कुछ पेंडिंग नहीं होता, है ना। टू एन एक्सटेंट क्वांट्स में आई कैन से कि यार ठीक है, कोई बच्चे का 5 टॉपिक पेंडिंग है, किसी का 10 टॉपिक पेंडिंग है, राइट। इवन इफ आई एज्यूम कि किसी बच्चे के 10 टॉपिक्स पेंडिंग है ना, किसी के 10 बड़े बड़े टॉपिक्स पेंडिंग है, नेक्स्ट 30 डेज में स्टिल यू कैन डू 80%, 70% ऑफ दिस, और मे बी 100% ऑफ दिस। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो आपको नहीं आता। यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डू नॉट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट माई पॉइंट इज कि कैट और अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम आर द टाइप ऑफ एग्जाम्स जहां पे सिर्फ सिलेबस कुछ भी डिफाइन नहीं करता। बिलीव मी, ये चीज कुछ भी डिफाइन नहीं करती। आप किसी लास्ट ईयर आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा या इवन कैट टॉपर को बोलो कि दोबारा अपीयर करे, देर इज नो श्योरिटी कि वो उतने ही मार्क्स स्कोर करेगा या उससे कम करेगा या उससे ज्यादा करेगा, राइट। आप किसी कोचिंग वाले टीचर को भी बोल दो, नो श्योरिटी। तो दैट क्लियरली मीन्स कि सिलेबस बड़ा गेम नहीं है। और जब तक आप ये चीज पे अटैच रहोगे ना कि मुझे सिलेबस पेंडिंग है इसलिए स्कोर नहीं आ रहे, तब तक आपका दिमाग इसी में फंसता रहेगा। बट इफ यू वॉच माई सेशंस, इफ यू वॉच हाउ आई सोल्व द क्वेश्चंस, आपको रियलाइज होगा कि सिलेबस थोड़ा सा हमें कवर होना चाहिए, बट उससे ज्यादा मेरी अप्रोच मैटर करती है। मुझे उस पर ज्यादा काम करना है। अगर आपने परसेंटेज का पीवाई क्यू देखा होगा, रेशियो का पीवाई क्यू देखा होगा, देर आर हार्डली एनी फॉर्मूलाज, है ना। कुछ क्वेश्चंस लेंदी थे, राइट, आई एक्सेप्ट दैट, है ना, बट दैट इज जस्ट द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जाम, राइट। वो कुछ क्वेश्चंस लेंदी आएंगे, कुछ इजी भी आएंगे, बट किसी भी क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा बड़ी अप्रोच या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज हम यूज कर रहे हैं। आप बूस्टर सेशंस भी देख लो, अरिथमेटिक के देख लो, अलजेब्रा के देख लो, एंड जस्ट कीप नोटिंग डाउन जहां पे आपके फॉर्मूलाज कोई कॉम्प्लेक्स में लगा रहा हूं, राइट। आपको रियलाइज हो जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है,
आधी जनता को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ही नहीं आता। बट वंस यू अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक यू विल गेट टू नो कि यार यहाँ पे 4-5 टाइप की वैरायटी के क्वेश्चन है जो ज्यादा ट्रबल कर सकते हैं, जिसमें मुझे यू शेप्ड, है ना, इन्वर्टेड यू शेप्ड ऐसे ग्राफ्स फाइंड करने पड़ते हैं, राइट। सेम विद लेट से एनी अदर टॉपिक, लेट से मैंने एपीजीपी के क्वेश्चंस है ना, आपको सबको एपीजीपी आता है, बट कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस शायद नहीं आ सकते, है ना, कोई टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई, कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज बन गए, है ना, उस सीरीज को कैसे सोल्व करना है, इंक्रीजिंग एपी बन गई, इंक्रीजिंग जीपी बन गई, वो सब चीजें नहीं आती, और वो आपको 100% पता है कि क्या चीज आपको याद करने वाली है। एक बार वो सारी चीजों को दोबारा रिवाइज कर लो, उससे ज्यादा आपको इस टाइम पे कुछ नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइम पे सिंपली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वीकली आपको मिनिमम 2 मॉक्स के लिए अपियर करना है, राइट। मिनिमम 2 मॉक्स इज अ मस्ट टू हैव कंडीशन, उसके बाद आपको कुछ और करना है तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज वीकली मिनिमम 2 मॉक्स करोगे तो चलेगा, इससे कम नंबर ऑफ मॉक्स आपको नहीं अपियर करने। और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा 5 मॉक अटेम्प्ट कर रहा है या 4 मॉक अटेम्प्ट कर रहा है तो वो उसका स्कोर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो। इफ यू फील कि आपको 4 मॉक 5 मॉक करने की जरूरत है, डेफिनेटली गो फॉर दैट, देर इज नो हार्म। 10 मॉक भी करोगे कोई गलती नहीं है, बट 2 से कम नहीं करने, है ना। और 2 अगर करने हैं तो ट्राई करना सीएल, आईएमएस या टाइम, है ना। बहुत लोगों ने कोई अलग भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, राइट, बट इन तीनों में से एटलीस्ट 2 मॉक तो यहाँ पे आपके आने चाहिए, है ना। वो पहले वाले हो चाहे करंट वाले हो, करंट वाले सभी साथ में डिस्कस करोगे तो साथ में डिस्कस करने के लिए कोई पर्सन मिल जाएगा, पास्ट वाले मॉक्स डिस्कस अपीयर करोगे तो वहां पे शायद आपको कोई डिस्कशन करने के लिए ना मिले। बट वीकली आपको मिनिमम 2 मॉक्स देने हैं, और अगर किसी के पास मॉक्स पेंडिंग है तो प्रायोरिटाइज दैट मॉक्स जिसका हमने मॉक एनालिसिस पोर्टल पे डाला हुआ है, ताकि जैसे ही आप मॉक देके हटो आप उसका मॉक एनालिसिस देख लो पोर्टल पे जाके। वीकली मिनिमम 2 मॉक्स देने हैं, उसके बाद 2 सेक्शनल्स ऑफ एनी सब्जेक्ट वीकली, इफ रिक्वायर्ड। अब सेक्शनल्स देखो, बच्चा 2 कंडीशन में देता है, एक तो या तो अगर उसका सेक्शन बहुत वीक जा रहा है या फिर उसका सेक्शन स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल मेरा डीएलआर या क्वांट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं टेस्ट करना चाहता हूं कि यार कोई मैं एक ऐसी गलती तो नहीं कर रहा जो मैंने आज तक डिस्कवर नहीं करी, है ना। इफ यू फील सो कि ऐसी कोई गलती हो सकती है, या जस्ट यू वांट टू टेस्ट, जस्ट यू वांट टू प्रैक्टिस इन द टाइम्ड मैनर, देन आप 2 सेक्शनल्स दे सकते हो। बट ये 2 सेक्शनल्स बहुत ही ध्यान से आपको देने हैं, क्योंकि आईएमएस, टाइम, सीएल, आई नो टू एन एक्सटेंट उनके सेक्शनल्स अच्छे नहीं है, तो वो सेक्शनल्स देने का तो कोई भी फायदा नहीं है ना। तो जो हमारे पोर्टल पे क्वांट्स, डीएलआर, वीआरसी के, ट्राई टू स्टिक टू दैट ओनली, बिकॉज बाकियों के सेक्शनल्स में ना बहुत गड़बड़ आ रही है ना। किसी का रियलिस्टिक सेक्शनल नहीं है, किसी का सेक्शनल बहुत हार्ड है, किसी का पेपर पैटर्न सही नहीं है। तो सेक्शनल अगर देने हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी सेक्शनल देना, किसी से पूछ के देना, है ना। ऐसा ना हो कि आप 40 मिनट इन्वेस्ट कर दो फिर एनालिसिस करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद वीकली मिनिमम 2 मॉक्स, सेक्शनल्स 2 सब्जेक्ट के। उसके बाद 2 टाइम्स रिवीजन फॉर क्वांट्स, ये आपको करना ही करना है, 2 टाइम्स रिवीजन फॉर क्वांट्स, एंड प्लस 2 न्यू टॉपिक्स इफ यू कैन डू, 2 न्यू टॉपिक्स इफ यू कैन डू फॉर द क्वांट सब्जेक्ट, एंड 2 टाइम्स रिवीजन एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है ना। और इसके अलावा जो हमारे पीवाई क्यूज है, पीवाई क्यूज के भी हमारे बहुत सारे स्लोट्स हैं, राइट। इफ यू स्टार्ट काउंटिंग आई थिंक 17-18 स्लोट्स हैं हमारे पास फ्रॉम 2017, राइट। फ्रॉम 2017 वी हैव 17-18 स्लोट्स, मे बी मोर देन दैट और लेस देन दैट। ये सारे आपको करने हैं, राइट। ये आप प्रैक्टिस की फॉर्म में करो चाहे सेक्शनल की फॉर्म में करो, बेटर 100% वुड बी टू अपीयर एज ए सेक्शनल, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे वैसे भी 40 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा, प्लस वो फील भी नहीं आएगा, बिकॉज सेक्शनल विल गिव यू ओवरऑल पिक्चर कि भैया यहाँ पे तुम कमजोर थे बट यहाँ पे तुमने उसको, है ना, कॉम्पनसेट कर दिया। बट उसको अलग अलग करोगे ना, यू विल नेवर गेट अ ट्रू पिक्चर कि आपने यहाँ पे क्या गलती करी और क्या आप इसको कॉम्पनसेट कर पाए या नहीं कर पाए।
राइट। एंड तीनों सेक्शन में यही होता है, ऐसा नहीं है कि यू विल एक्सपेक्ट 100% एक्यूरेसी इन ऑल द क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस हमें सारे क्वेश्चंस के पीछे भागना भी नहीं है। तो यहाँ पे जितना सेक्शनल्स पे जाओगे उतना आपका ना कैट तक एक स्ट्रेटेजी बन जाएगा। तो ये तो प्रायोरिटी नंबर वन होनी ही चाहिए। इसके अलावा कुछ करो नहीं करो, मॉक दो ना दो, वो सब कुछ सेकेंडरी है, बट ये आपको करना ही करना है। एंड इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। बट इसके अलावा दो तीन चीजें वो है जो हम रेगुलर करते आ रहे हैं काफी टाइम से, है ना। पावर अप सेट्स एज एंड व्हेन इट विल बी रिलीज्ड, यू ऑल मस्ट प्रैक्टिस दैट। पावर अप सेट जितना आपस में डिस्कस करोगे उतना चीजें बेटर रिटेन होगी। पहले वाले सेट्स किसी ने किए हैं नहीं किए वो मैटर नहीं करता, अब जो सेट्स आ रहे हैं आने वाले हैं, सिर्फ उतने कर जाना, सिर्फ उतने को दिमाग में रख जाना, मोर देन इनफ है। बिकॉज पावर अप सेट्स आर जस्ट टू प्रोवाइड यू डिफरेंट वैरायटी, न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, न्यू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पावर अप सेट्स प्लस जो हमारे क्यूए और डीएलआर के अपकमिंग जितने भी सेशंस होने वाले हैं वो सारे अटेंड करने हैं। मतलब जो बैच में सारी इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो आपको करनी ही करनी है इन एनी मैनर, राइट। उसके अलावा दिस शुड बी योर गेम प्लान। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि यू आर ओवर बर्डन, यू कैन डेफिनेटली रिड्यूस योर स्ट्रेस, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है। इफ यू आर फीलिंग ओवर बर्डन, जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ आवर्स, जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ टॉपिक्स, नंबर ऑफ मॉक्स, है ना। उससे कोई भी फर्क प्रेपरेशन पे नहीं पड़ने वाला, बिकॉज पूरी प्रेपरेशन वही चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगी। एंड एट द एंड आफ्टर द कैट यू विल ऑल्सो रियलाइज कि यार पूरी प्रेपरेशन का गेम प्लान ही कुछ और था। गेम प्लान इज नॉट टू क्रैम फॉर आवर्स, और गेम प्लान इज नॉट टू just keep revisiting or revising the same topic again and again for x number of hours, और फिर उसके बाद जिसने ज्यादा पढ़ाई करी, जिसने ज्यादा कॉपियों के साथ बैठा वो जीत जाएगा। नहीं, ऐसी गेम ही नहीं है। जो सही माइंड सेट के साथ गया। अब देखो हर बच्चे का ना डिफरेंट सिनेरियो होता है। कई बच्चे नॉन इंजीनियर या कई बच्चे 60% वाले भी होते हैं जो ग्रेजुएशन में 60%, टेंथ में 70% लेके आते हैं। वो 10-12 मॉक देते हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करते, फिर भी 98-99 टच कर जाते हैं। एंड देन देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर वो अपनी मर्जी से भी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू टेक एनी चांस, राइट। जैसे मैं था और भी बहुत बच्चे हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यार मैं प्रैक्टिस से इंप्रूव कर लूंगा। अगर मुझे कुछ चीज समझ नहीं आ रही या मैं टाइम ले रहा हूं कोई भी चीज में, तो आई विल प्रैक्टिस फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स। दैट इज द ओनली पर्पस, टू डिवोट मोर नंबर ऑफ आवर्स फॉर द कैट प्रिपरेशन। ऐसा नहीं है कि आपको मॉक देने से स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, देन ऑल्सो यू आर अपियरिंग फॉर 5 मॉक्स 6 मॉक्स पर वीक, एक्सपेक्टिंग कि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। या इफ यू आर क्लूलेस इन डीएलआर, यू आर डूइंग मोर एंड मोर नंबर ऑफ पावर अप सेट्स, एज्यूमिंग कि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। फर्स्ट आपको देखना है कि यार, और इस स्टेज पे सबको पता होना चाहिए कि उसका स्कोर क्यों नहीं आ रहा, राइट। आप इतने क्लूलेस नहीं हो सकते कि आपको पता ही नहीं है कि आप गलती क्या कर रहे हो, और जिसको पता है गलती क्या कर रहे हो उसके पास सोल्यूशन अपने आप निकल आएगा, राइट। जो एकदम लोअर 50 परसेंटाइल वाली जनता होती है वो इतनी क्लूलेस होती है कि वो बस सुबह उठ के एग्जाम देने चले जाती है। अगर आप 2 महीने 3 महीने लास्ट का 1 महीना अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, यू विल बी एनी डे अबव 85 परसेंटाइल, मिनिमम 85 परसेंटाइल के अबव रहोगे ही रहोगे ओवरऑल, है ना। और उसके लिए बस लास्ट 30 डेज को कैसे यूज करना है ना, वो एकदम क्लियर रखना। क्योंकि लास्ट 30 डेज ना बहुत फास्ट भी बीतते हैं, कई बार बहुत स्लो भी बीतते हैं, है ना। अगर सुबह अच्छे से पता हो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आई विल वेक अप एंड मुझे क्या करना है, मेरा क्या प्लान है, मेरे नेक्स्ट 2 दिन का क्या प्लान है, 3 दिन का क्या प्लान है, हर एक दिन का प्लान अगर आपके पास है, और आपको पता है सुबह उठ के मुझे इतना टाइम यहाँ देना है उतना टाइम वहां देना है, तब तो दिन जाएंगे बहुत लंबे। और अगर आप वही क्लूलेस हो, सुबह उठ लिए फिर सो लिए, फिर वहां पे यूट्यूब वीडियो देख ली, फिर वहां पे वो कर लिया, फिर फॉर्म भर दिए, फॉर्म खोल लिया, वो कर दिया, ये कर दिया, है ना। एडमिट कार्ड आया, पूरा दिन एडमिट कार्ड पे लगा दिया, क्योंकि एडमिट कार्ड आने वाला है उस दिन पूरा दिन लगेगा। फिर कुछ एक आधा अपडेट आ जाएगा, कुछ एक आधा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर आपका पूरा महीना ऐसे ही चला जाएगा। और ये महीने में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत हाई होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका कॉन्फिडेंस लो चला गया ना, है ना, डज नॉट मैटर कि आपका सिलेबस पूरा है या नहीं पूरा, आपको एग्जाम देने का मन ही नहीं करेगा। आप अंदर भी बैठोगे एग्जाम के तब भी आपका मन ही नहीं करेगा कि आपको एग्जाम देना भी है, सोचना भी है। और ये एक ऐसा एग्जाम है कि एग्जाम के 1 घंटे पहले भी अगर आपका माइंडसेट खराब हो गया, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घर वालों से कहीं से किसी से कुछ लड़ाई हो गई, तो पूरा एग्जाम में वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। आपका तो एक पैसेज, एक डीएलआर के सेट से इतना दिमाग खराब हो जाता है ना। तो सोचो आप किसी से लड़ाई करके जाओगे, है ना, या मॉक में स्कोर नहीं आ रहा या कुछ गलतियां हो रही है,
तो माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि मैं लर्निंग करता जाऊंगा और लर्निंग से इंप्रूवमेंट होगा, है ना। बट जिस बच्चे ने पीवाईक्यूज पे पकड़ जमा ली ना, आप एक एक पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लो कि पीवाईक्यूज में पूछ क्या रहा है, पूछ क्या नहीं रहा। एंड इसीलिए मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि जितना खुद से सेक्शनल दोगे ना, उससे आपको सब पता लग जाएगा। नहीं तो लेक्चर कितने भी सुन लो, सॉल्यूशन कितने भी सुन लो, स्ट्रेटेजी कितनी सुन लो, मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मैं अपने व्यू पॉइंट से बताऊंगा। पर जो सेक्शनल देख के, है ना, जो सेक्शनल देके आपके सामने स्कोर आएगा, चाहे अच्छा आएगा चाहे बुरा आएगा, बुरा आएगा तो और भी बेटर है। क्योंकि जब जैसे ही स्कोर बहुत गंदा आएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करी और मुझे क्या गलती नहीं करनी चाहिए थी। और जहां पे आपको वो चीज क्लियर है, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि कैट ऐसा ही आने वाला है। और जब आपको पता होगा कि यार कैट ऐसा सा ही आएगा, तो एग्जाम में अगर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर भी आ गया ना, यू विल बी एबल टू कोरिलेट, है ना। जैसे 2020 में कुछ नया आ गया, 21 में कुछ नया आ गया, 24 में आज मैं देख रहा था क्वांट्स में, मैंने आई थिंक एक वीडियो भी डाली थी, आई पोस्टेड दैट पिक्चर एज वेल। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो क्वांट्स में 90 परसेंटाइल के लिए, या फिर किसका लें, क्वांट्स में 90 परसेंटाइल के लिए 2022 और 2024 में 17 मार्क्स चाहिए थे। मतलब दोनों ईयर में ऑलमोस्ट सेम मार्क्स चाहिए थे, तो दैट मीन्स 2022 और 2024 का लेवल सेम है। बट ऐसा तो नहीं था, 2024 वाज वे इजियर। तो 2024 में तो परसेंटाइल, सेम परसेंटाइल के लिए थोड़े ज्यादा मार्क्स चाहिए होने चाहिए, है ना। बट ऐसा केस नहीं था। अब 2022 में 97 परसेंटाइल के लिए, है ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज को। 2022 में फॉर 97 परसेंटाइल यू रिक्वायर 25.5 मार्क्स, ठीक है। एंड 2024 में यू रिक्वायर जस्ट 25 मार्क्स। 99 के लिए 33, 33, 99.9 के लिए 47, 45। अब अगर आप ये डेटा देखोगे, है ना, तो सेम परसेंटाइल के लिए ऑलमोस्ट 2024 में इक्वल या ज्यादा मार्क्स चाहिए, है ना। देखो 47, यहाँ पे सिर्फ 45। तो इसके इसके देख के तो ये लग रहा है 2020 वॉज इजियर देन 2024, है ना। बट 2024 तो सबसे इजी था, उसमें तो बहुत ज्यादा मार्क्स चाहिए होने चाहिए आपको, है ना। एक एवरेज बच्चा भी ज्यादा मार्क्स स्कोर करेगा। तो फॉर सेम परसेंटाइल यू शुड रिक्वायर हायर मार्क्स। बट यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सेम सेम आ रहे हैं मार्क्स। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को ये तो पता लग गया कि पेपर इजी है। बट जितना पेपर इजी था, उतने ज्यादा एफर्ट्स या उतने ज्यादा मार्क्स वो लेके नहीं आ पाए, राइट। सो दैट मीन्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, हु आर नॉट रेडी फॉर दिस सिचुएशन, हु आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि पेपर डिफिकल्ट ही आएगा। और जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना पेपर डिफिकल्ट ही आएगा, तो आपको डिफिकल्ट सेट भी इजी लगने लग जाता है। इजी का मतलब क्या है कि अगर डिफिकल्ट सेट या डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसको डिफिकल्ट कहोगे नहीं, आप कहोगे "ये तो नॉर्मल है यार, ऐसे ही सेट आते हैं कैट में", है ना। बट जो बच्चा पेपर के चारों सेट्स को, पांचों सेट्स को पढ़ेगा, या सारे क्वांट्स के क्वेश्चन को गो थ्रू करेगा क्विकली, उसको ही पता लगेगा कि पेपर किस लेवल का है। और रिलेटिवली वो जज करेगा कि पेपर में क्या इजी है क्या डिफिकल्ट है। अदरवाइज आप कुछ इजी क्वेश्चंस डेफिनेटली कर लोगे इजी पेपर में, बट कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे अटक जाओगे जहां पे टाइम वेस्ट कर दोगे। एंड इसके चक्कर में यू विल मिस ऑन सम एक्स्ट्रा इजी क्वेश्चंस। और ये हर साल होता है। एंड सेम थिंग इज विद द डिफिकल्ट पेपर, क्योंकि हमें नहीं पता पेपर कैसे आने वाला है। तो डिफिकल्ट पेपर में भी ना, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस, आई थिंक यू ऑल डू दिस और माइट हैव डन दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कि अगर मॉक में आपके एक ही सेट सोल्व हुआ है, लेट्स से यू आर नॉट एबल टू डू एनी अदर सेट, तो एक सेट सोल्व करने के बाद ना, यू मार्क सम रैंडम आंसर्स फॉर अदर क्वेश्चंस, इन होप ऑफ कि यार अब मेरा एक ही सेट हुआ, इससे तो कुछ बनने नहीं वाला, है ना, इससे तो कुछ बनने नहीं वाला, तो अब मैं कुछ रैंडम मार्क कर देता हूँ। एंड आफ्टर द मॉक यू रियलाइज कि यार 13-15 मार्क्स पे तो बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही है,
मैंने रैंडम मार्किंग दी क्यों, है ना। तो ये सब चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई भी डाउट हो, है ना, यू कैन जस्ट पिंग मी एनी टाइम। मॉक को एनालाइज यार, पीवाईक्यू को एनालाइज करना कुछ बहुत वो टास्क नहीं है। पीवाईक्यू का एनालिसिस अगर करना है तो पहले तो आपके पास एक्यूरेट परसेंटाइल और स्कोर रहता ही है, वो आपको कोई भी वेबसाइट या इंटरनेट पे मिल जाएगा। सेकंड इज, मोर देन दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेट योर परसेंटाइल बी 90, 95, 80, 70, वट एवर इट इज। बस आपको ये पता होना चाहिए कि यार यहाँ पे रियलिस्टिकली मैंने क्या मिस कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो क्वांट्स में 10 क्वेश्चन और कर लेता, नहीं, वो फिर बहुत ही अनरियलिस्टिक assumption है। या जो आपका वो कोई भी एनालिसिस करके आ रहा है कि आप 10 क्वेश्चन और कर लेते, फिर आपको मॉक की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी कि मॉक की रिकॉर्डिंग में इतना गंदा क्या परफॉर्म कर दिया आपने। एंड इफ यू आर फीलिंग कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और कर सकता था, देन एक और पीवाईक्यू या मॉक और दे लो, है ना। बट माई पॉइंट फॉर द पीवाईक्यू इज वेरी सिंपल, कि पीवाईक्यू से आपको लास्ट के 7-8 साल का पेपर पैटर्न पता लग जाएगा, कि एग्जामिनर ये पूछ रहा है तो क्यों पूछ रहा है, और जो क्वेश्चन उसने अरेंज किए हैं, जो डीएलआर सेट्स उसने अरेंज किए हैं, जो वीएआरसी में अरेंज किए हैं क्वेश्चंस, जो डिफिकल्टी लेवल उसने दिया है, तो वो किस अकॉर्डिंग दिया है। कई बार एग्जामिनर के मन में होता है मैं ये सेक्शन डिफिकल्ट बनाऊंगा, वो सेक्शन इजी बना दूंगा, तो जब उसको आप एज ए फुल लेंथ मॉक दोगे तब और ज्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी कि यार ठीक है चलो वीएआरसी में 10 नंबर कम आया, बट क्वांट्स और डीएलआर में मैंने 20 नंबर एक्स्ट्रा भी ले लिए, है ना, तो वहां से और क्लैरिटी आती है। एंड समटाइम्स जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना, क्योंकि आपको नहीं पता, लेट से क्वांट्स बहुत ज्यादा हार्ड आ जाए या डीएलआर आ जाए या वीआरसी आ जाए, है ना, फिर थोड़ा सा आपको दूसरे सेक्शन में प्ले करना पड़ता है, तो वो भी फैक्टर हो सकता है ना। कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे होता है, एक सेक्शन खराब गया तो दूसरे सेक्शन पे इम्पैक्ट आ जाता है, दूसरे सेक्शन में फोकस नहीं कर पाते, तो वो वाली स्किल भी आपको इंप्रूव होनी चाहिए आपकी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी काम आने वाली हैं, और लास्ट के दिन में बस इतना ही करना है, खुद को ओवरबर्डन नहीं करना। दिन का एक आधा कोई टेस्ट अपीयर कर लो, करना है तो मॉक दे लो, सेक्शनल दे लो, है ना, बाकी अगर कुछ और देना और दे लो। उसके बाद सारा टाइम या तो आप कुछ कुछ आरसी प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज क्वांट्स को दे दो, है ना, क्योंकि क्वांट एक ऐसा एरिया जहाँ पे शायद ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा लर्निंग करोगे तो स्कोर इंप्रूव होने के ज्यादा चांसेस हैं, है ना। और कई बच्चों के, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि उनका सब कुछ कवर होता है ना। अगर आपका ऐसा केस है कि आपका सब कुछ कवर है तो थोड़े से क्वांट्स के सेक्शनल दे दो, है ना। कई बार प्रैक्टिस अच्छी की होती है, टॉपिक्स आते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती चीजें, है ना। तो वो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, तो थोड़ा सा फिर सेक्शनल को ध्यान से दो। बिलीव मी, 2 क्वेश्चन कम कराओ क्वांट्स में, स्कोर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, बल्कि स्कोर इंप्रूव होगा। बिकॉज एनीवेज हर बच्चा 4-5, 3-4 क्वेश्चन गलत करता ही करता है क्वांट्स में, राइट। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस, इवन आई डू दिस एज वेल, है ना। दो तीन क्वेश्चन ना ना करते गलत हो ही जाते हैं, है ना। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही मत करो, है ना, या कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, एक्यूरेसी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दो। क्योंकि यार बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वांट्स में गेम नहीं है ना। स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ए गुड होल्ड ओवर द सिलेबस, है ना, क्योंकि क्वांट्स में 5 से 7 क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट की एवरी स्टूडेंट फ्रॉम दिस बैच शुड डू, राइट, गिवन की पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है ना। अदरवाइज 4 से 6 मान लो, इससे कम तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज ये होती है कि जिसको पता है बच्चे को कि यार मेरा लेवल बस 6-7 क्वेश्चन का है, मेरा 6-7 क्वेश्चन हो जाए तो मैं बहुत अच्छा आदमी बन जाऊंगा, मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, उसके पास तो और भी अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्वेश्चन को खोज खोज के निकाल सकता है ना। यू कैन जस्ट कीप हंटिंग एंड यू विल फाइंड द राइट क्वेश्चन। और राइट क्वेश्चन खुद बोल के बताता है कि मैं राइट हूं। और जो लंबा क्वेश्चन होता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होता है, वो तुम्हें पढ़ के पता लग जाता है। बस फिर वहां पे वही होता है कि आप अपने मन को कितना संभाल सकते हो कि मैं ये क्वेश्चन के लिए जा रहा हूं या मुझे ये क्वेश्चन के लिए नहीं जाना। देन इट्स योर चॉइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर भी वही गलती करते हैं। डीएलआर में भी आप देखोगे तो ऐसा तो नहीं है पूरे बैच के स्टूडेंट्स कम स्कोर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कम स्कोर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर कर रहे हैं। उसका भी सेम रीजन है ना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स अपने मन को संभाल पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। अगर मुझे सेट थ्योरी का भी सेट दिख गया तो मैं पागलों जैसे उसको सोल्व करने नहीं बैठूंगा। अगर मुझे लीनियर अरेंजमेंट का सेट दिख गया तो मैं उसको सोल्व करने नहीं बैठूंगा, फर्स्ट आई विल गो थ्रू ऑल द सेट्स, और जब मैं फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा।
5 या 10 मिनट में सेट नहीं हुआ है ना, फिर मैं अपनी कोई और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूंगा। देर इज नो राइट और रॉन्ग स्ट्रेटेजी, एंड बिलीव मी यू ऑल शुड गो विद योर स्ट्रेटेजी, राइट। हाँ, कुछ कुछ चीजें, किसी और से अच्छी चीजें अगर मिल रही है सुनने को, पढ़ने को, सीखने को, वो देख सकते हो, कर सकते हो, बट अपनी चीजों में बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज मत करो विद सम सिली एजम्पशन कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर आप वो सोच रहे हो, देन स्टार्ट टेस्टिंग आउट इन द फर्स्ट 5 days ऑफ नवंबर, राइट। बट लास्ट में मत 5 दिन में अपना कॉन्फिडेंस लो करके सोचना स्टार्ट कर देना। और दूसरी बात ये है, VARC, DALR, इसको फर्स्ट 1 to 20 नवंबर तक थोड़ा सा ज्यादा अटेम्प्ट करो, बिकॉज इन लास्ट 10 days or let's say in last 7 days it is not advisable to appear for DLR or VARC, or to even practice the sets from VARC or DLR। उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीजन सिंपल सा है कि यार लास्ट के VARC और DLR में मार्क्स नहीं आए तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और लास्ट में VARC और DLR में ऐसी कुछ बहुत कोर चीजें नहीं होती करने को। हाँ, कुछ कुछ सेट थ्योरी के टॉपिक्स हैं, वो आप रिवाइज कर सकते हो, वो वी विल डिस्कस एट दैट टाइम। बट हाँ, लास्ट 7 to 10 days वी विल कीप इट फॉर क्वांट्स ओनली, या वी विल कीप इट फॉर QA रिवीजन ओनली। लास्ट 7 to 10 days आपको VARC DLR कम टच करना है। तो VARC DLR में अगर कोई बच्चा सोच रहा है मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो वो फर्स्ट 20 days बहुत होते हैं, उसमें कर लो, है ना, साथ साथ क्वांट्स भी करो। बट लास्ट 5 या 7 या 10 days में हमें क्वांट्स ही करना है, उसके अलावा लास्ट 5-7 days में कुछ नहीं करना। 7 days बिफोर द कैट वी मे अपीयर फॉर वन मोर मॉक, राइट, एंड इन दैट वीक जो फिर संडे को मॉक देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे को वी कैन गो फॉर द VARC DLR सेक्शनल, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वो फिर हम पूरा क्वांट्स ही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और क्वांट्स में भी जो बूस्टर सेशंस पेंडिंग है वो रिवाइज कर लो, सेम चीजें डिफरेंट फॉर्मेट में या एट डिट्टो सेम चीजें आपके कभी भी कहीं भी अपीयर हो सकती है। द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज एग्जाम्स इज कि कभी भी कुछ भी आपको बता के नहीं आएगा कि मैं कल वाले पेपर में आने वाला हूं, आप पढ़ लो, है ना। एकदम से वहां पे अपीयर होगा, आप रिलेट कर पाओगे, कुछ बच्चों के मुंह पे चीजें याद होगी वो एग्जैक्ट सोल्व कर देंगे, कुछ चीजें आके रिग्रेट करेंगे कुछ बच्चे, है ना। तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो इतना, बस इतना है, बस ठीक है। अगर बूस्टर सेशंस और सब आपका क्लियर है तो कॉन्फिडेंट फील करो। उसके बाद बस ये ध्यान दो कि आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा, है ना। एंड वाई आई एम रिपीटिंग दिस फ्रेज कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बिकॉज टिल द लास्ट डे ऑफ प्रिपरेशन इवन 99 इज लेस फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। क्योंकि जितना आपका स्कोर आज आ रहा है ऑब्वियसली आप एटलीस्ट हम नेक्स्ट 30 days में, है ना, उससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे, और उससे ज्यादा डेफिनेटली हर बच्चे के पास चांस है इंप्रूव करने का, है ना। तो और जनरली यही होता है कि एक सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना के चलो, और एक सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है बच्चों का, वीक सेक्शन में थोड़ा सा ध्यान से पेपर अटेम्प्ट करना है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन में यू मे गो लिटिल बुलिश। VARC, यार देखो VARC ना, VARC विल कीप फ्लक्चुएटिंग टिल द एंड। VARC में द ओनली थिंग दैट हेल्प फॉर मी is I repeatedly started appearing for past year sectionals, right। जो पास्ट ईयर के सेक्शनल्स हैं वो सारे अगर आप दे दोगे ना, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, एंड यू हैव समथिंग कॉन्क्रीट टू ट्रस्ट ऑन। अदरवाइज VARC में यही रहेगा, एज आई टोल्ड कि टाइम में IMS में CL में यू विल नेवर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपका स्कोर सही है या गलत है, एंड इवन यू कैन नॉट ट्रस्ट देयर परसेंटाइल एज वेल, है ना। क्योंकि आप फिर सोचोगे 5,000 10,000 बच्चों ने दिया है, तो थोड़ा सा पास्ट ईयर की हेल्प वहां से ले सकते हो, है ना। प्लस पास्ट ईयर में देखो, पास्ट ईयर में भी अगर आप देखोगे ना, आई थिंक 2017 2019 के आरसीज काफी काफी इजी थे, है ना। उसके बाद आरसीज का थोड़ा सा लेवल ऊपर चला गया, और आरसीज में भी विद इन आरसीज यू विल फाइंड कि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड होते हैं, है ना, जहां पे आपका इनएक्यूरेसी जाता ही है ना। तो वहां पे भी फिर आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना। यार मॉडर्न मैथ्स तो कर लो, ज्योमेट्री में ये है कि यार ज्योमेट्री में ना, अभी देखो हमें किसी को पेपर नहीं पता, सो वी कैन नेवर से कि ज्योमेट्री में क्या आने वाला है, बहुत इजी आने वाला है, बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, किसी को नहीं पता। तो दिक्कत ज्योमेट्री के साथ वही है कि ज्योमेट्री में
ऑलरेडी वी हैव कवर्ड आई थिंक 15-20 आवर्स का कंटेंट होगा, तो वो कंटेंट उतना वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से कि आप पूरा करो, और पूरा रिटेन करना इज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद उसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ज्योमेट्री अगर नहीं करी हुई तो आई थिंक इट्स ओके टू लीव ज्योमेट्री बट कवर सम अदर टॉपिक्स, है ना। ऐसा ही सीआई कर लो, जो भी पेंडिंग है कर लो। एंड टीएसडी भी कर सकते हो, टीएसडी इज अ आई वुड से गुड टॉपिक टू गो फॉर, क्योंकि टीएसडी में कभी कभी क्वेश्चन सिंपल भी आ सकता है, और टीएसडी के आई थिंक काफी प्रैक्टिस भी करी हुई है हमने। इवन अरिथमेटिक बूस्टर्स में भी वी हैव सॉल्व्ड मल्टीपल क्वेश्चंस, तो वो कर सकते हो। प्रखर यार, लिटरली आई डो नॉट हैव एनी आंसर। मतलब देखो आपको वो तो पता ही है कि किस पे कितनी कॉल आती है। एफएमएस आई थिंक 99 प्लस तो चाहिए मिनिमम, राइट। एमडीआई डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल 90-95 पे भी आ सकती है। आईएफटी का आई डोंट हैव मच आइडिया, तो एक बार तुम देखो कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितना आ सकता है। एफएमएस तो है ही ना, एफएमएस तो 99, आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रोफाइल बट 99.5 प्लस मे बी आई थिंक, उससे ज्यादा तो चाहिए इफ यू आर अ मेल। इवन आई रिमेम्बर आई एम ए नॉन इंजीनियर, मेल में तो आई थिंक फिर भी 99.45 प्लस तो था। एंड एफएमएस में जनरली इट इज सीन कि जिसके ज्यादा परसेंटाइल है उसका ज्यादा चांस होता है कन्वर्ट होने का, बिकॉज देयर इंटरव्यू प्रोसेस इज नॉट दैट अप टू द मार्क, तो उतना सीरियसली सा नहीं होता वो। यार अभी प्रोफाइल के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। इफ यू फील यू वांट टू फिल द फॉर्म, जस्ट फिल द फॉर्म। लास्ट के दिनों में इस सब कचरों में मत पड़ो। कल जो भी आपको सही लग रहा है उसको डन कर देना। अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट्स? जस्ट टाइप इन if you have any other doubts. Just type in the chat box. हाँ यार, एनमेट के लिए आई थिंक अराउंड 5 to 10 मॉक्स, 5 to 10 मॉक्स शुड बी मोर देन इनफ। स्नैप के लिए थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो इफ यू वांट टू, बिकॉज बीच में कैट प्रिपरेशन चल रहा है, और कैट तक आई थिंक जितने भी स्नैप के मॉक आपने लगाए हैं तो वो थोड़ा भूल भी जाओगे। तो स्नैप के आई थिंक 1 ही घंटे का मॉक होता है, तो वो कैट के बाद भी उसको दे सकते हो, ऐसा कुछ वो बहुत जरूरी नहीं है स्नैप इस टाइम पे। एनमेट का आप देख लो अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूलिंग कि आपको कब देना है कब नहीं देना। ठीक है, बट एग्जाम्स पे फोकस करो अभी, और किसी भी चीज पे फोकस मत करो। एग्जाम ही, एग्जाम के मार्क्स ही आपके आपको इंटरव्यू कॉल्स दिलाएंगे, नथिंग एल्स, है ना। थोड़ा बहुत अकैड ऊपर नीचे होगा चलेगा, बट द 60% 70% वेटेज इज गिवन टू द कैट स्कोर और एनमेट स्नैप स्कोर्स। और जैट का भी अभी कोई लोड नहीं है, जैट का वी विल हैव अनदर सेशंस, राइट, डू नॉट वरी, वी विल हैव अनदर सेशन फॉर जैट, जहां पे आफ्टर द कैट वी विल डिस्कस कि अब जैट को कैसे करना है। और जैट के लिए 30 days इज अगेन मोर देन इनफ, उसके अलावा कुछ नहीं करना। यार ये डिस्कस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, प्रखर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नंबर ऑफ मॉक कितने होने चाहिए। इट्स ऑन द फर्स्ट स्लाइड इफ यू हैव मिस्ड दैट। बट बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहो, दैट्स माई ओनली एडवाइस। बिलीव मी, आई हैव अपीयर्ड फॉर 5 times। This is the best advice that I can give. I don't want to put any pressure. I don't want to set any benchmarks, any targets. I know how uncertainty impacts your score in this exam. The only way to score high, the only way to score good in this system is कि uncertainty को tackle कैसे करना है वो आना चाहिए। Most of the time, why a lot of aspirants get disheartened or disappointed after the exam, because वो अपना 100% नहीं दे पाते।
राइट? दैट्स द ओनली रिग्रेट दे हैव कि यार मुझे वो आता था, वो छूट गया। और वो क्यों छूट गया? बिकॉज मैंने एग्जाम में जाके ये गलतियां करी। अगर मैं ये गलतियां ना करता तो डेफिनेटली आई वुड हैव स्कोर्ड मच हायर एंड आई वुड हैव बीन हैप्पियर। पहले एग्जाम में आपको लगेगा कि नहीं मैं तो 99 ही लेके आऊंगा, मुझे उससे कम लेके ही नहीं आने। या तो मैं 99 लेके आऊंगा या मैं जीरो लेके आऊंगा। दैट्स द ओनली बेंचमार्क, दैट्स द ओनली टारगेट दैट आई हैव। बट आफ्टर द एग्जाम व्हेन योर फ्रेंड्स स्टार्ट गेटिंग कॉल्स एट 97, मे बी आपने आई एम अहमदाबाद बेंगलोर कलकत्ता टारगेट किया, यू आर नॉट गेटिंग दैट, बट एट 97 यू आर गेटिंग आई एम शिलोंग, राइट? यू विल रिग्रेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि यार मैं कैट में इतना स्टबबॉर्न होके कैसे चला गया, राइट? आई एम नॉट ए गोड कि मैं ये सोच के चला जाऊं कि मैं इतना स्कोर करूंगा वो इतना ले आऊंगा, right? I will leave a lot of things on the exam, on my mindset, on my luck on that day. But whatever my luck will be on that day, I will make sure one thing कि मेरी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा लक इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। मेरे नसीब में अगर 90 परसेंटाइल लिखा है, मेरे मॉक्स में 99 आ रहा है, तो इन द एग्जाम हॉल मैं ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करूंगा कि मैं 90 परसेंटाइल से भी दूर चला जाऊं, मैं 80 परसेंटाइल पे गिर जाऊं। उतना नहीं गिरूंगा मैं, है ना? एंड दिस हैपेंड विद मी। डीएलआर में 64 इसीलिए आया था बिकॉज मैंने एक सेट सोल्व कर लिया, दूसरे सेट में मैंने तुक्का मारा कि या तो मैं यहां पे चला जाऊंगा तुक्के से, या मैं बिल्कुल नीचे गिर जाऊंगा। एंड दिस तुक्का, दिस गेस वर्क नेवर एवर वर्क्स इन द कंप्लीट कैट, राइट? ना ही ये वीआरसी में, ना ही डीएलआर में, ना ही ये आपका क्वांट्स में वर्क करता है। हाँ, यू कैन टेक सम, आई वुड से स्मार्ट गेस। स्मार्ट गेस भी नहीं बोलूंगा, लेट्स से यू हैव डन 18 क्वेश्चन इन द वीआरसी, अब उसके बाद दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि आप ले सकते हो रिस्क, तो ले सकते हो, राइट? अदरवाइज देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड कि क्वांट्स में ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे, उसके बाद दो ऑप्शन में लेना है, गिवन कि बाकी एग्जाम आपका अच्छा गया है तो ले सकते हो, है ना? फालतू के गैस मत करके आना, जितना आपका आने वाला होगा। और बिलीव मी, अभी आपको लग रहा होगा ये परसेंटाइल कम है, वो परसेंटाइल कम है। एक बार जब चीजें, जब एग्जाम ओवर हो जाता है, जब डिफिकल्टी लेवल एक्चुअली पता लगता है मार्केट में, है ना, तब आपको रियलाइज होता है कि एग्जाम कैसा था या कैसा नहीं था, राइट? बाकी स्लोट वन के बाद आपके पास ऑडियो नोट आ जाएगा ग्रुप में कि क्या एग्जाम था, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे देखना है चीजों को, आपको वैसे ही जाना है। बट अगेन आई वुड से, है ना, हर एक सेक्शन आपके लिए नया होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि यार मेरा वीआरसी खराब हो गया तो डीएलआर नहीं। सिंपल स्ट्रेटेजीज की बोतल लेके जानी है, ठीक है? 1 मिनट आराम से बैठे रहना है, आपका एकदम नया सेक्शन बन जाएगा, राइट? तो डीएलआर शुड बी अ न्यू सेक्शन फॉर यू, क्वांट शुड बी अ न्यू सेक्शन, एंड बिलीव मी एवरी सेक्शन विल बी वेरी न्यू टू यू। क्योंकि वीआरसी हार्ड आ गया तो दैट डज नॉट मीन कि वो डीएलआर पे उसका कुछ इंपैक्ट आएगा। डीएलआर कुड बी वे इजियर, डीएलआर कुड बी वे टफर, है ना? और डीएलआर कुड बी वेरी सिंपल, राइट? और डीएलआर कुड बी मॉडरेट। क्वांट्स में भी सेम, डीएलआर वीआरसी से उसका लेना ही नहीं है कुछ क्वांट्स का। तो क्वांट्स जब स्टार्ट करोगे तो अलग माइंडसेट होना चाहिए, डीएलआर है अलग माइंडसेट होना चाहिए। मे बी यू माइट गेट अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द वीएआरसी, इट्स ओके। यू माइट गेट अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इन द डीएलआर, इट्स ओके। डीएलआर में जीरो स्कोर आ रहा है ना, तब भी क्वांट्स में फोड़ दो। वीआरसी में जीरो आ रहा है एक्चुअल एग्जाम में, तब भी फोड़ दो बाकी दो सेक्शंस। एंड अगर ये हैबिट से जाओगे ना, माइंडसेट भी नहीं बोलूंगा, माइंडसेट तो आप बोल दो कि मेरे 100 आ रहे हैं, दैट इज नॉट अ राइट वर्ड। आपको अगर ये पता होगा या आप उस टाइप के एक आदमी बन सकते हो इन नेक्स्ट 30 डेज, तो आप इतनी बड़ी गलती करोगे ही नहीं, राइट? इफ यू हैव दैट स्किल टू बैलेंस अदर सेक्शंस, तो आप वो सेक्शन भी ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे ही करोगे। डीएलआर में मैं मान ही नहीं सकता कि इतने डिफिकल्ट सारे सेट्स आ जाए कि आपको कुछ पता ही ना लगे, राइट? कुछ कुछ चीजें डिफिकल्ट आ सकती हैं, तो भैया एग्जाम ही तो इस चीज का है ना। व्हेन यू ऑलरेडी नो, चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि कुछ सेट्स डिफिकल्ट आएंगे, एंड नेक्स्ट हिंट इज कुछ सेट्स इजी भी आएंगे। व्हेन यू नो बोथ द थिंग्स कि कुछ चीजें डिफिकल्ट आनी है, कुछ चीजें इजी आनी है, द एग्जाम इज टू फर्स्ट फाइंड आउट द इजियर थिंग्स एंड देन टू वर्क ऑन दैट। बस वही एग्जाम है। एंड उस चीज के लिए, सिर्फ उस चीज के लिए, यू आर अपियरिंग फॉर मॉक्स, यू आर अपियरिंग फॉर बूस्टर सेशंस, यू आर अपियरिंग फॉर पावर अपसेट्स। व्हाट एल्स यू नीड? इतना बहुत है, इससे ज्यादा और इससे कम नहीं करना हमें। इससे ज्यादा जो आपको करना है वो खुद से बातचीत करनी है और खुद से पढ़ना है, दैट्स इट। अब जैसे ये सेट है,
This set is from 2024 slot 3 first set, right? So this was the first set that I solved in the exam. पढ़ते ही मुझे समझ आ गया था कि दिस इज फ्रॉम मिसिंग वैल्यूज। पावर अप सेट्स में काफी सेट्स आपने किए हैं, टेबल बनता है उसमें मिसिंग वैल्यूज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, पुट करते जाओ, कुछ कंडीशंस को ब्रेक करते जाओ और आपका सेट सॉल्व हो जाएगा, राइट? सो आई स्टार्टेड रीडिंग आउट ऑल दिस कंडीशन। मैंने यहाँ पे कुछ 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 डाल दिया और उसके बाद मैं अटक गया। यहाँ पे मैंने सारे कंडीशंस डाल दी, सब कुछ मैंने कर दिया, यू गेस कि मैं कहां पे अटकाऊंगा। आई रेड एवरीथिंग, देन आई रेड this entire set 4-5 times. I read all the conditions, put all these things. वो कौन सी डिटेल होगी जो मैंने यहाँ पे शायद मिस कर दी होगी? ओनली डिटेल दैट आई मिस्ड, और जो मुझे 5-6 बार पढ़ने के बाद भी पता नहीं लगा, देन आई वेंट टू अनदर सेट, फिर मुझे एकदम से क्लिक हो गया। द कंडीशन वॉज कि हर रो का टोटल 100 होगा पर 100 ग्राम, है ना? पढ़ने में बहुत जल्दी हम पढ़ लेते हैं, पर 100 ग्राम ओके, बट ये छोटी छोटी डिटेल्स मिस हो जाती है। एंड दिस इज द ओनली डिटेल दैट इज सॉर्ट ऑफ हिडन, राइट? बहुत क्लियरली कहीं नहीं बोला कि इस रो का टोटल 100 होगा। माइट सीम वेरी ऑब्वियस टू यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यही कैट में छोटी छोटी चीजें होती है। और अगर आपने वो चीज कर ली, पूरे सेट में कुछ भी नहीं है, पूरे सेट में कुछ भी नहीं है, एंड दिस इज द सेट फॉर यू। और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ऑफ 5, तो सारे मल्टीपल ऑफ 5 मैंने लिख दिए वहां, जितने भी थे। मल्टीपल ऑफ 4, सारे मल्टीपल ऑफ 4 लिख दो। सारे लिखे नहीं जाएंगे, हमने 1000 बार टेस्ट कर दिया कि केस बनेंगे तो कितने बनेंगे। आपने देखा होगा, आपने इतने मॉक्स दे दिए, इतने पावर अप सेट्स कर दिए, कितने केस बनते हैं? आप मुझे दिखाओ कोई सेट जिसमें 3 केस भी बने हो। देर विल बी हार्डली एनी सेट जहां पे बहुत ज्यादा सेट बनते हैं, राइट? सो हमारा बेसिक फंडा यही होना चाहिए, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। डीएलआर वीआरसी यही करना है। क्वांट्स में एज आई टोल्ड, थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स को टारगेट कर लो, थोड़े से सेक्शनल्स दे लो, थोड़ी सी रिवीजन कर लो, दैट्स इट। बाकी आपको और कुछ भी नहीं करना। एंड इफ यू स्टार्ट अपियरिंग फॉर some collective mocks, same mocks, right? If same mock is, let's say, given by 50 to 70 students, we can discuss that mock, both quants and DLR for that specific mock, maybe CL, IMS, time, whatever. ठीक है, तो वी कैन डू दैट एज वेल, है ना? बट लास्ट के जो डेज है उसमें, मोर देन टारगेटिंग योर, आई वुड से, स्कोर स्कोर स्कोर, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, टारगेट योर वीकनेस। क्योंकि वीकनेस अगर पता ही नहीं लगेगी ना, तो शायद एक्चुअल एग्जाम में वो ऊपर आ जाए और फिर आपको उसको सोल्व करने का वे समझ नहीं आएगा। पहले ही हमें पता हो कि हमारी ये वीकनेस है, तो शायद हम कहीं ना कहीं उसको टारगेट कर सकते हैं कि सर मैं बस, मुझे इसका सोल्यूशन बता दो, इसका सोल्यूशन क्या होगा। एंड इफ यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, है ना, बहुत चीजें मैंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म में पढ़ ली। कुछ लोग जिनको नहीं, मतलब उन्होंने शायद नहीं फिल किया होगा गूगल फॉर्म, बट एनीवेज, अगर जिसको कोई ऐसी कंडीशन है या कोई ऐसी चीज है जिसको पूछनी है कि सर ये इसका सोल्यूशन बता दो, try reaching out to me in the first 5 days of November, so that you have appropriate time to work on that. Otherwise लास्ट के 5 दिनों में पूछोगे तो मैं अगर कुछ बता भी दूंगा ना, you will start forcing yourself to do that thing, और उसका फिर मजा नहीं आएगा, राइट? सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो यू कैन जस्ट टैग मी इन द ग्रुप एंड आई विल बी एक्टिव देयर। ठीक है, अंडरस्टूड? एनीथिंग एल्स? अच्छा, ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, गुड लक।